आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। रात के लगभग 2:30 बजे थे। जंगल के पास वाले सुनसान रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी किसी नवविवाहित जोड़े की थी। अंदर दूल्हा, दुल्हन, ड्राइवर और दूल्हे की छोटी बहन बैठी हुई थी। तभी अचानक दुल्हन ने अपने पति से कुछ कहा। क्या? लेकिन इतनी रात को तुम जंगल की तरफ जाओगी? तुम दुल्हन के जोड़े में सजी हुई हो और पता है ना माँ ने क्या कहा था? शादी वाली रात को इस तरह के इलाके में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन अब मैं क्या करूं? घर थोड़ी देर बाद आने वाला होता तो मैं कंट्रोल भी कर लेती, लेकिन घर तो अभी बहुत दूर है। प्लीज साइड में गाड़ी रुकवाओ ना। विवेक ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। और वो नेहा के साथ बाहर झाड़ियों की तरफ गया। ज्यादा आगे मत जाना, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेहा झाड़ियों की तरफ गई। वो वहां से वापस बाहर की तरफ आ ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। नेहा। अरे ये विवेक जी की आवाज इस तरफ से कैसे आ रही है? वो तो बाहर की तरफ खड़े थे ना। लगता है शायद मेरा वहम होगा। नेहा। इस बार फिर से जब नेहा को पीछे से विवेक की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि शायद विवेक उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर विवेक वहां पर नहीं था। पर उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक औरत अपने घुटनों में अपना सर दबाए हुए दबी आवाज में रो रही है। अरे इतनी रात गए ये औरत यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही है? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं? उसकी मदद के लिए नेहा थोड़ी आगे की तरफ गई। उसने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उस औरत ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको क्या परेशानी है, तब तक मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगी? और इस तरह से जंगल में इतनी रात को आपके लिए सेफ नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए। हम आपको पुलिस स्टेशन या किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। इस बार भी उस औरत ने नेहा की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। नेहा को कुछ अजीब लगा, इसलिए वो वापस वहां से जाने लगी। नेहा। इस बार विवेक की आवाज सुनकर नेहा पूरी तरह डर गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। बचाओ! वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी, मगर उसके चेहरे का मांस पूरी तरह से गल चुका था, जिस पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। उसने भयानक तरह से मुस्कुराते हुए नेहा की तरफ देखा। नेहा ने वहां से भागने के लिए जैसे ही अपने कदम पीछे किए तो उसने नेहा की गर्दन को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। नेहा खुद को छुड़वाने के लिए उसके हाथों पर वार करने लगी, तो वो नेहा के शरीर पर अपने पैने नाखूनों से खरोंचे मारने लगी। नेहा फिर से जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो! उसके चीखने की आवाज सुनकर विवेक झाड़ियों की तरफ दौड़ा। तभी कुछ देर बाद उसे नेहा झाड़ियों में बेहोश पड़ी मिली। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया नेहा को? नेहा, नेहा! विवेक ने नेहा को जगाने की कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आई। तो विवेक उसे गोद में उठाकर गाड़ी में ले गया। वो लोग घर पहुंचे तो नेहा की हालत देखकर सब लोग परेशान हो गए। अच्छे से समझाया था ना तुम लोगों को कि शादी वाली रात को दुल्हन को इस तरह की किसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। एक तो वैसे ही इतनी रात को ऐसी जगहों पर बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं। ऊपर से शादी में सजी दुल्हन को पता भी है कितना ज्यादा खतरा होता है। अंजलि, एक नींबू लेकर आओ रसोई से, और कुछ काले तिल भी लेकर आना। विवेक की बहन अंजलि किचन से एक नींबू और कुछ काले तिल लेकर कमरे में आई। विवेक की मां ने नेहा के सर से उन्हें 7 बार वारा और घर के पीछे वाले आंगन में ले जाकर उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जला दिया। कुछ देर बाद नेहा को होश आया और 1-2 दिन में उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। सबको लगा कि अब सब बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसकी शादी को 1 हफ्ता बीत गया था। सब मेहमान भी घर से जा चुके थे।
आज अमावस की रात थी। आज अमावस की रात है ना बहू, और अमावस की रात काली शक्तियां बहुत भटकती हैं। और जब से शादी वाली रात तेरे साथ वो हादसा हुआ है, तब से मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मैं तेरी नजर उतार देती हूँ तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। माला ने उसकी नजर उतारी और वहां से चली गई। देर रात सब लोग घर में सो चुके थे। विवेक भी गहरी नींद में था। तभी नेहा अपने बिस्तर से उठी और आंगन की तरफ जाने लगी, जहां पर विवेक की बहन अंजलि का कमरा था। अंजलि रात को जागकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तभी उसने अपनी खिड़की से नेहा को बाहर आंगन की तरफ जाते हुए देखा। इतनी रात को भाभी आंगन में क्यों जा रही है? और वैसे भी आज तो अमावस की रात है। माँ ने समझाया भी था भाभी को, लेकिन पता नहीं ये किसी की बात क्यों नहीं सुनती हैं। मैं ही जाती हूँ बाहर। अंजलि अपने रूम से निकलकर बाहर आंगन की तरफ गई। उसने नेहा को कई बार आवाज लगाई, मगर नेहा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने नेहा के पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो नेहा के चेहरे पर एक भयानक हंसी छा गई। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ भाभी, आप इतनी रात को आंगन में क्या कर रही हो? माँ ने मना किया था ना, और आपको पता नहीं क्या आज अमावस की रात है? बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता। नेहा के मुंह से ऐसी भयानक आवाज में ये बात सुनकर अंजलि बुरी तरह डर गई। तभी नेहा पीछे की तरफ मुड़ी और उसने अंजलि की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। इससे पहले कि अंजलि चीख पाती, उसने अपने दोनों हाथों से उसके मुंह को दबा दिया और कुछ ही देर में अंजलि निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी गर्दन से टपकता हुआ खून पूरे फर्श पर फैल गया और नेहा अपना चेहरा साफ करके चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। अगली सुबह जब अंजलि नाश्ते के लिए नहीं आई तो उसकी मां ने उसे कई आवाज लगाई, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सब अंजलि को घर में ढूंढने लगे। तभी अंजलि की बड़ी भाभी पूनम पीछे आंगन की तरफ गई। वहां पर उन्होंने अंजलि को जिस हालत में देखा, वो देखकर उनकी भयानक चीख निकल गई। अंजलि! उनकी चीख की आवाज सुनकर सब आंगन की तरफ दौड़े और जैसे ही सबने अंजलि को देखा तो उन सब का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसने इतनी बेरहमी से मार डाला इसे? पूरे घर में मातम का माहौल था। जिस तरीके से अंजलि की मौत हुई थी, घर वालों ने पुलिस में इसकी खबर दी। पुलिस ने उसकी बहुत छानबीन की, मगर कुछ भी पता नहीं चला। देखिए, हमने बहुत कोशिश की, मगर यही लग रहा है कि किसी जानवर ने आपकी बेटी पर हमला किया है। शायद ये किसी कुत्ते का काम है। क्या? लेकिन हमारे घर में तो कोई कुत्ता है ही नहीं, और घर के अंदर घुसकर कोई कुत्ता अंजलि पर कैसे हमला कर सकता है? घर के सब लोग बहुत परेशान थे, मगर नेहा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। किसी का भी ध्यान नेहा पर नहीं था, मगर विवेक की मां का ध्यान नेहा के चेहरे पर पड़ा तो उन्हें बात कुछ अजीब लगी। वो नेहा पर अक्सर नजर रखती थी और उसका बर्ताव उन्हें बेहद अजीब लगता था, मगर वो किसी को क्या ही कह सकती थी। उन्हें लगा शायद उसका बर्ताव ही ऐसा है। अंजलि की मौत को 1 महीना बीत गया था। घर वाले अब तक उसकी मौत के सदमे से उभरे भी नहीं थे। तभी अगली अमावस की रात पूनम के कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे नींद में कोई बार बार उसका नाम बड़बड़ा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज बहुत तेज हो गई। पूनम, पूनम, पूनम। और उस आवाज की वजह से पूनम हड़बड़ा कर उठ गई। आज पूनम के हस्बैंड की नाइट शिफ्ट लगी थी, इसलिए वो कमरे में अकेली थी। पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में मेरे कान में बार बार मेरा नाम बड़बड़ा रहा है। ऊपर से गला भी सूख रहा है मेरा। पानी, अरे यार, जग में पानी भी नहीं है। लगता है किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। पूनम किचन में पानी पीने के लिए गई। वो पानी पी ही रही थी, तभी उसे अचानक किसी की पायलों की आवाज सुनाई दी। अरे
इतनी रात को ये पायलों की आवाज कहाँ से आ रही है? कभी मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा है, कभी कैसी आवाज आ रही है। कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे। जल्दी से रूम में जाकर सो जाती हूँ। पूनम गिलास रखकर किचन से बाहर निकली, तभी फिर से उसके कानों में पायलों की आवाज पड़ी। उसने ध्यान से आवाज को सुना तो आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। उसने नजरें घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा